मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा है और मेरा नाम बबीता है। और हम दोनों ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट और मिलान फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आप सभी का इस इवेंट में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है मेरी उड़ान मेरी पहचान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट है क्या। ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें किशोरी लड़कियां हर 3 महीने में जुड़कर सामुदायिक विकास और नेतृत्व प्रतिमानों की दिशा में एकजुट होकर काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा इवेंट पसंद आएगा और हमारे साथ आप अंत तक जुड़े रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगी खुशी यादव को, जो कि वाराणसी जिले से हैं और 2021-22 कोहॉर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी हैं। खुशी हम सबके सामने कमला भसीन जी की एक कविता प्रस्तुत कर रही हैं, जिसका शीर्षक है मैं लड़की हूँ तो मुझे पढ़ना है। हेलो। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, पढ़ना है, तुम्हें क्यों पढ़ना है, पढ़ने को बेटे काफी हैं, तुम्हें क्यों पढ़ना है। बेटी पिता से कहती है, जब पूछा ही है तो सुनो, मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है, पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है, मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है, सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है, कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है, मुझे अपने पाँवों चलना है, सो पढ़ना है, मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है, मुझे अपना आप ही गढ़ना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है, कई जोर जुल्म से बचना है, सो पढ़ना है, कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है, नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है, मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है, मीरा राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है, मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है, अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। थैंक यू सो मच। वाह, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। रास्ता भी जानती हूँ, चलना भी जानती हूँ, रास्ता भी जानती हूँ, चलना भी जानती हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से ढलना भी जानती हूँ। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगी, मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानती। तो आइए चलते हैं गर्ल आइकन सुनेहा सेन की कहानी की ओर, जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण किशोरियों का उज्जवल भविष्य और बेहतर भविष्य बनाना है। और इस मूवी का नाम है राइज फॉर हर। मेरा नाम आसी है। मैं पहले स्कूल नहीं जाती। मैं सुनेहा दीदी की वजह से अब स्कूल जाती हूँ। अगर लड़कियों की बात करें तो हमारे समाज की सोच यह कहती है कि इनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, बस ये घर के काम के लिए ही है। मेरा नाम सुनेहा सेन है, मैं 18 ईयर की हूँ और मैं मिलान से एक गर्ल आइकन हूँ। पहले यहाँ पर लोगों की मानसिकता ये रही है कि हमारे यहाँ बाल विवाह भी हो जाते थे और बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में भी दिक्कत आती रही है।
दूसरी बात है, लड़कियों के जन्म को लेकर एक नकारात्मकता का भाव होता है कि लड़कियों को जब जैसे लोग अक्सर एक छोटी सी कहावत कहते हैं, पराई अमानत जैसा इन लोगों को लगता है। पढ़ाया जाता था, थोड़ी बहुत, ज्यादा भी नहीं। अपने माँ बाप कहने लगते थे नहीं स्कूल मत जाओ, अब क्या करना है, स्कूल जाके घर का काम करो। पहले तो मैं अपनी सभी किशोरियों का पीयर ग्रुप का स्वागत करती हूँ आज की मीटिंग में। तो अपन हर बार की तरह इस बार भी मीटिंग कर रहे हैं, तो इस बार अपन चर्चा करेंगे MHM पर। हाँ, जब हमारे लिए मतलब कॉल आया दीदी का कि हम लोग को पीयर ग्रुप के लिए 20 लड़कियों को जोड़ना है, तो पहले तो मुझे लगा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो वो लड़कियां पूछ रही थी हमसे कि किस लिए जुड़ना है, तो हमने बताया कि मतलब पीयर ग्रुप बनाना है और अपन को 18 महीने काम करना है और लड़कियों को जुड़े सामाजिक मुद्दे पर काम करना है। हमने मीटिंग में वैसे तो बहुत कुछ सीखा कि मतलब जैसे महामारी कह लें अपन, तो उसके बारे में हम कहीं बाहर बात नहीं कर सकते थे और घर में ही नहीं कर सकते, इवन तो बाहर तो करना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। पहले तो किसी को परमिशन ही नहीं थी आने की। शुरू में तो हम लोग बाहर किसी को के पास बैठने नहीं देते थे। स्कूल जाओ, स्कूल से सीधी घर आओ, तो वो जब हम नहीं जाने देते थे वो कहाँ से जाएगी। तो मतलब हमने उसके द्वारा ये पढ़ा कि ये तो हम बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, तो वो सीखा। तो इसमें जुड़ने के बाद हमने उसको जाने दिया, तो उसके बाद उसमें बहुत सारा बदलाव आया। अभी एक दिन पढ़ने जा रही थी वो लड़की, किसी लड़के ने कुछ कह दिया होगा, तो हमको ना बता के उसने खुद निपट लिया था उसके घर में जाके। वो देख लेते हैं अगर अभी कभी उस साइड जाएं तो वो छिप जाते, नहीं तो उनको अपने आप में इनसाइड टाइप लगती कि हम छुप गए थे। आज ये भी है कि साथ में बैठे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सब एक साथ शेयर करते हैं और सब सॉल्व करते हैं। और जब अपन को सही जानकारी रहेगी तभी अपन स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे, है ना। इसलिए अपन को पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगर हम 20 ऐसे यहीं के बना लेते तो हमारी बात थोड़ी कहीं जाती। अगर हमने 20 लोगों को दूर दूर से बुलाया तो हमारी बात कहीं पूरी उसमें बिजावर में तो पता चली। लड़कियों का नाटक है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें माता पिता जो हैं वो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा हुआ है, जैसे उन्होंने लाड प्यार में बिगाड़ के रखा हुआ है। कि यहाँ से बाहर निकले जब जैसे सोशलाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए, तब मुझे पता लगा अपने यहाँ की स्थिति की कैसी है। मेरे पापा ने तो बोल दिया कि शादी करनी है, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज मेरी शादी मत करो। बेटा मैं जानती हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती, समझती क्यों नहीं माँ, मुझे नहीं करना, मैं आपसे पढ़ाई लिखाई करके आपका नाम रोशन। मेरे पापा भी मुझे इसी उम्र में लाए थे। इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमारे जो कॉलोनी है इसमें काफी कुछ सुधार और बदलाव आ रहा है। हमारे नाटक में बाल विवाह, भेदभाव, शिक्षा के बारे में बताया गया है। आपने जो नाटक में देखा उससे आपको समझना है कि आप आगे ऐसा नहीं करेंगे। अगर किसी को करते हुए देखते हैं तो आपको रोकना है। सैप के दौरान मुझे पता भी चला कि जो हमने किताबों में पढ़ के आए हैं उसका अपने रियल लाइफ में कैसे और कहाँ यूज करें। और मिलान की वजह से ही हमें मतलब बैक टू स्कूल का मौका मिला 18 बच्चों का एडमिशन करवाने का। पहले तो हमने उनके मम्मी पापा वहाँ गए, वहाँ बात की बच्चों से भी, फिर उनके मम्मी पापा बोले नहीं हम लोग दिल्ली में रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ बेरोजगारी है, काम धंधा कुछ है नहीं, तो इस कॉलोनी के लोग जो है बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए यहाँ के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते सर। फिर उसमें जैसे जैसे तैयार तो हुए करवाने के लिए, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। तो 2-3 दिन ये प्रक्रिया चले कि मतलब एडमिशन के लिए ही हमको डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आए। तब एसडीएम सर ने उन लोग को बुलाया, उनके डॉक्यूमेंट बनवाए, तब जाके एडमिशन हुए उनके। अगर आप आज करेंगे, आपको देख के कल दूसरे लोग करेंगे, दूसरे लोग को देख के तीसरे लोग करेंगे।
लड़कियां हैं इनको मैं पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा और इनको बहुत आगे पहुंचाऊंगा। अब मौका मिला, अब हम नहीं पढ़ पाए तो अब बच्चियों को पढ़ाते हैं। हाँ, लगता है हर लड़की पढ़े, आगे बढ़े। अगर हम आगे खुद बढ़ जाएंगे तो अगर हमारे घर में जो परेशानी है, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कहीं भी परेशानी आती है तो हम खड़े तो हो सकते सामने। लड़कियों की क्षमता कहीं लड़कों से ज्यादा अच्छी होती है, मैंने तो ये अंदाजा किया है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी को पता चले कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आ लेके चलूं तुझको, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के देश में हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी, सपनों में रंग भर के यूं ही भरती आई हूँ। आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के देश में, परियों के देश में। What an inspirational story. तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने इस इवेंट के अगले पड़ाव की ओर, जो कि पैनल डिस्कशन राउंड है। तो सुनते हैं। ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मुझसे कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया। तो अब हमारे सामने आ रही है आजमगढ़ जिले से खुशी यादव, जो कि 2020-21 कोहर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी है। वो हमारे सामने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू प्रेरणा। ये सारी कहानियां हमारी ही जैसी किशोरियों की हैं, जिनके समाज में लिंग भेदभाव के जरिए लड़कियों की आकांक्षाओं को मारा जाता है। लड़कियां मानसिक और भावनात्मक तौर से पीछे हो जाती हैं। हमारे समाज में लड़कियों के लिए ही क्यों कानून बनाए जाते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे दिए जाते हैं, पॉक्सो, बाल अधिकार, घरेलू हिंसा जैसे नियम बनाए गए हैं। मेरे लक्ष्य मेरी आकांक्षाओं से भी बड़े हैं। हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी शिक्षा के लिए हमें कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा तो हमारे रोजमर्रा जीवन का एक अहम हिस्सा है। One girl with a teacher, with a pen, with a book can change the whole world. आज इस हमारे ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट टीम में मिलान फाउंडेशन की 3 एक्स गर्ल आइकन जुड़ी हुई हैं, सबा रहमानी, रानी सोलंकी, रुचि राय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अहम समय निकालकर आज हमारे साथ इस इवेंट में जुड़ी हुई हैं। सबा रहमानी जो कि मध्य प्रदेश से हैं, सबा रहमानी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, जो हमारे मिलान फाउंडेशन टीम 2016-2018 कोहॉर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी हैं। ये साधिका एवं दसरा की एडवाइजर काउंसिल सदस्य हैं और अब यह यूथ चैंपियन ऑफ युवा हैं। अब ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। इनकी हॉबीज बुक रीडिंग, एक्टिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग है। रानी सोलंकी जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये मिलान फाउंडेशन 2016-2018 कोहॉर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी हैं। इन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट कर बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही हैं। ये एयरमॉक्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रही हैं। रुचि राय जो कि मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये मिलान फाउंडेशन
2016, 2018 वॉर्ड की गर्ल आइकन रह चुकी हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई की है और यह राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट और कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी हैं। आज हम सभी लड़कियां आपसे इस इवेंट में जुड़े हुए हैं। हम सभी ग्लोबल गर्ल की स्कॉलर और मिलान फाउंडेशन की गर्ल आइकन है। आप हम सबके लिए एक प्रेरणादायक इंस्पिरेशन है। आपकी जर्नी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी स्रोत है। मैं अब अपने पार्टनर प्रतिभा को बुलाना चाहती हूँ, जो कि ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट की स्कॉलर है। प्रतिभा प्रजापति 2021 कोहॉर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी है। ये वर्तमान में 10वीं की परीक्षा दी है। इनकी हॉबीज पेंटिंग और गाना सुनना है। तो प्रतिभा अब अपनी सवाल को हमारे इस पैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू खुशी इंट्रोडक्शन के लिए। जब भी हम बात करते हैं सुनेहा जैसी लड़कियों की, तो क्यों अभी भी एक बड़ा गैप है शिक्षा के मुद्दे में, खास करके जब बात होती है किशोरी लड़कियों की। आज इस पैनल डिस्कशन के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बाधाएं हैं किशोरी लड़कियों के लिए और इसे हम और बेहतर तरीके से कैसे पहुंचा सकते हैं। आज हमारे इस पैनल में हमारी 3 एक्स गर्ल आइकॉन्स हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बदलाव लाए बल्कि दूसरों तक अपनी बातें पहुंचाई। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सबा दीदी को। सबा दीदी से हम उनकी गर्ल आइकॉन की जर्नी जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने उनके गर्ल आइकॉन के सफर ने उनके जीवन को बदल दिया और कैसे वो आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम रही। उन्होंने खुद को कंप्यूटर एप्लीकेशन में करियर बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया। वेलकम सबा दीदी। थैंक यू प्रतिभा, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और तुम लोग को बोलते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताती हूँ। तो माय नेम इज सबा रहमानी, आई एम फ्रॉम फरुखाबाद उत्तर प्रदेश और मैं मिलान में 2016 की बैच की गर्ल आइकन रही हूँ और अभी इसकी एलुमनाई हूँ और अभी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रही हूँ। वहाँ से अभी तक का सफर मेरा बहुत मुश्किलों भरा रहा है, जिसे मैं कुछ शब्दों में आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगी। सबसे पहले ये था कि शुरुआत से ही मेरा जेंडर इक्वालिटी और इन सब जेंडर से जुड़े मुद्दे थे, मैं इसको लेकर काफी सेंसिटिव थी, बहुत इमोशनल थी इसको लेकर, क्योंकि आसपास जिस तरीके का माहौल था लड़कियों के प्रति, मैं हमेशा से ही उसमें बदलाव लाना चाहती थी। तो इस पर अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी कोशिशें करती आई थी, जिससे थोड़ा कुछ असर पहुंचे, बदलाव हो सके। तो मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो सबसे पहले मैंने साइंस लेने की बात की थी कि मैं साइंस लूंगी, मैथ्स लूंगी। तो उसके लिए काफी हल्ला मचा था, मुझे काफी दिक्कत हुई इसमें, कि लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा तुम साइंस या मैथ्स लेके क्या करोगी, लड़कियां तो आर्ट्स साइड लेती हैं, साइंस और मैथ्स तुम्हारा कोई काम नहीं है, आगे तुम्हें हिसाब किताब तो करना नहीं है, तो मैथ्स लेके क्या करोगे। तो काफी मुझे इसमें दिक्कत आई, लेकिन जब लोगों ने ये ताने दिए तो मैंने सोचा नहीं, अब तो मुझे यही करना है, अब तो मैं लेके ही रहूंगी। तो मैंने फिर काफी सुनने के बाद और ताने वाने सब साइड में रखते हुए साइंस और मैथ्स ली। फिर उसके बाद 2016 में मैंने सुना मिलान के बारे में, सुना कि मिलान कैसे काम कर रही है, मुझे पता चला मिलान के बारे में। तो मुझे पता चला तो मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा कि मैं लड़कियों की स्थिति के लिए कुछ काम कर सकती हूँ, मैं जेंडर इक्वालिटी पर गहराई से काम करने का मौका मिलेगा अगर मैं जुड़ती हूँ। तो फाइनली मेरा 2016 में सिलेक्शन ही हो गया मिलान में। तो फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि अब तो मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। तो मैंने इस पर बहुत जेंडर इक्वालिटी बहुत कोशिश की और इस पर जमीनी स्तर पे काम करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैंने लड़कियों के और सारे लोगों के सेशंस किए, लोगों को इस मुद्दे पर मोटिवेट किया कि जेंडर इक्वालिटी क्या है, इसका क्या प्रभाव है और क्या कैसे इसे हटा सकते हैं, मतलब इस पे मोटिवेट किया मैंने इस मुद्दे पे।
लड़कियों के घरों में जाकर बात की कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ने देते हैं, क्यों नहीं बाहर निकलने देते हैं, उनको समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से। और इन सब चीज़ों में, इन सब कोशिशों में मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई। जैसे लोगों ने बहुत बुरा भला भी कहा। लोगों ने बोला कि ये शायद अपने फ़ायदे के लिए कर रही होगी, ज़रूर इसे कुछ ना कुछ मिल रहा होगा तभी ये कर रही है, ऐसे कोई फालतू में मेहनत नहीं करता है, तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लोग बोल रहे थे ये लड़की हमारी लड़कियों को बिगाड़ देगी, अगर ये लड़कियां हमारी लड़कियां भी जाएंगी तो ये भी उसके जैसी हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, वो भी मेरी बात नहीं मानेंगी, ऐसे बोला। उन्होंने बोला पहले तुम खुद सीख के आओ फिर हम लोग को सिखाना, ये छोटी सी छोकरी हमें क्या सिखाएगी, ऐसे करके बात करते थे। और कमेंट करते थे जिससे कभी कभी रोना भी आ जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोचा नहीं, बदलाव लाना है, लड़कियों की स्थिति बेहतर करनी है। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी बहुत सोच के इमोशनल हो जाती हूँ कि क्या-क्या दिक्कतें सही हैं। तो लेकिन जब ये सब कोशिशें की और मेरी लगन और हार्ड वर्क ये सब को देखकर, मेरे काम को देखकर वहाँ मुझे कई जगह सम्मानित भी किया गया इसके लिए। तो जब जब सम्मानित किया गया तो इसका फ़ायदा ये रहा कि मेरे आस-पास के लोग जो देखते थे कि हाँ, इस लड़की को प्राइज़ मिल रहा है या फिर ये इतना आगे बढ़ रही है, तो जब ये लड़की बढ़ सकती है तो मेरी लड़की क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? इसे प्राइज़ मिल रहा है तो मेरी लड़की को क्यों नहीं मिलेगा? उससे भी मिलेगा। तो वो भी, उन्हें भी एक कॉम्पिटिशन है कि नहीं मेरी लड़की भी करेगी। तो ये फ़ायदा हो गया। और फिर बीच में कोविड पड़ गया। तो कोविड के दौरान मैंने पूरी जान लगा के कोशिश की कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए। कोविड में मैंने हर तरीके से संभव प्रयास किया कि लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में, किस तरीके से क्या करना है। तो मैंने कोविड में बहुत काम किया। और इसी बीच में मुझे मौका मिला कि आरा हेल्थ की सीईओ हैं मिस नव्या मेरी नंदा, उनसे बात करने का मौका मिला। हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी, मेंस्ट्रुएशन, इन सब मुद्दों पर बात की। और कोविड में ही जब मैं काम कर रही थी तो दासरा द्वारा मुझे युवा सम्मान भी युवा चैंपियन से सम्मानित किया गया। और मैंने नीति आयोग में भी इंडिया की यूथ को रिप्रेजेंट किया है। मैंने क्लाइमेट चेंज में अच्छा काम करने के लिए साधिका के द्वारा मुझे सम्मानित किया जा चुका है। और अब इस समय मैं एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड मेंबर दासरा की और साधिका की हूँ। और युवा में एज अ यूथ चैंपियन हूँ। तो ये मतलब छोटी सी जर्नी थी। और मैंने अपने ये था कि मैंने अपने आसपास लोगों की सोच बदली है। तो और गर्ल आइकन प्रोग्राम ने मुझे इससे एक्सपीरियंस लड़ने का कहते हैं ना, एक्सपीरियंस दिया, कॉन्फिडेंस दिया करने के लिए कि और किस तरीके से मैंने अपने इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया या हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो ये कि मेरा इतना बड़ा लक्ष्य जो पूरा हुआ है, आज मैं इतनी दूर आके पढ़ रही हूँ। तो मिलान ने बहुत कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस दिया है जो मेरे बहुत काम आया। थैंक यू सबा दीदी। आप सभी हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आपकी इस जर्नी को सुन के मुझे एक थॉट याद आ रहा है, मैं वो बोलना चाहूंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं रानी सोलंकी दीदी की तरफ, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है और उन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। रानी सोलंकी दीदी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आपने इंजीनियरिंग को ही क्यों अपना करियर चुना? प्रतिभा, आई थिंक रानी के शायद कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं, वो शायद ड्रॉप हो गई हैं। 1 मिनट हम उनका वेट कर लेते हैं। रुचि दीदी,
हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी गर्ल आइकॉन की जर्नी कैसी रही और साथ में ये भी कि आपने खेल में अपनी पहचान कैसे बनाई, क्या-क्या ऐसी चीजें रहीं और आपके कॉन्फिडेंस ने आपके जीवन को कैसे बदल दिया? वेलकम रुचि दी। थैंक यू प्रतिभा। तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम रुचि राय है और मैं मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दमोह डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव नोएडा से हूँ और मैंने अभी स्टडी में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट किया है। साथ में मैं मिलान में भी एज अ असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। तो अगर मैं अपने समुदाय की बात करूँ और अगर मैं अपने समुदाय की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे लड़कियों को मतलब पढ़ने के लिए दिया तो जाता था, पढ़ने के लिए 12th और मतलब 8th से 12th और कॉलेज तक अगर 1-2 लड़कियां कॉलेज तक पहुंच जाती थी तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाते थे कि उनको पढ़ाई करनी है, मतलब कोचिंग पढ़ानी है बच्चों को, या फिर बच्चों के लिए स्कूल में टीचिंग करनी है, इसके बाद शादी करनी है बस। लेकिन वहीं पे जहाँ पे मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे मेरा एक सपना था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में खेलना है, मुझे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। तो मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मुझे चीज़ें पता, जब मैं छोटी सी थी 7th-8th क्लास में थी और मुझे खेलने का बहुत शौक था शुरू से ही। तो मैं क्या करती थी कि मैं स्कूल्स में तो खेला करती थी और स्कूल्स में, लेकिन स्कूल्स में वही ऑप्शन थे ना कि स्पोर्ट डे पे खेल लेती थी या फिर हम लंच टाइम में खेला करती थी। और इसके साथ मैं अदर एक्टिविटी में आसपास मुझे मतलब जो आंगनबाड़ी में वहाँ पे जाया करती थी। तो आंगनबाड़ी में जाके बच्चों के साथ खेला करती थी, उनके साथ एक्टिविटियाँ करती थी। लेकिन वो मेरा सिर्फ वहीं तक था, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मतलब इतना कोई नॉलेज नहीं था कि मैं कैसे खेलूँ। मतलब मैं खेलना तो चाहती पर कैसे खेलूँ, क्योंकि मतलब गाँव से लड़की को उतना नॉलेज नहीं, ग्रामीण मतलब लोगों की सोच ऐसी होती है कि मैंने कभी लड़कों मतलब उन्होंने गाँव के लोगों ने कभी देखा ही नहीं लड़कों को, मतलब लड़कियों को कबड्डी खेलते हुए। अगर वो देखते हो सिर्फ उनके, अगर उनको बोलो कबड्डी खेलना तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि सिर्फ ये लड़के खेलते हैं। या फिर मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो वो भी क्रिकेट कौन खेलता है, क्रिकेट तो सिर्फ लड़कियां मतलब लड़के खेलते हैं ना, लड़कियां कैसे खेल सकती हैं, ऐसे गांव के लोगों की सोच होती है। तो 2015 में मैं गलाइकिन मतलब 2015 में मतलब मैं एक्टिविटी मैंने अपना खेलना स्टार्ट किया था। 2016 में मुझे आंगनबाड़ी के थ्रू ही मुझे गलाइकिन फॉर्म का पता चला, मिलान में जो निकला वो। तो फर्स्ट टाइम वहां पे मेरे गांव में एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया था जहाँ पे मतलब मुझे थोड़ा सा निकलने का मौका मिल रहा था और मैं अपने गांव की पहली लड़की थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट की बोल सकती हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट की पहली लड़की थी जो गलाइकिन बनी हुई थी। तो मेरा सफर वहां से स्टार्ट हुआ था। मैं अपने घर से फर्स्ट टाइम मतलब जब मिलान का मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ, मेरे घर पे इंटरव्यू लेने वो लोग आए। तो जब वो लोग आए तो गांव के लोगों का मतलब एक नजरिया रहता है ना कि किस टाइप से वो देखते हैं कि अच्छा ये कौन आ रहा है, क्यों मतलब लड़की घर है, कुछ तो किया होगा, मतलब रहता ना कि कुछ सोच रहती है गाँव की। अगर कोई बाहर से कार लेके आ गया तो सोचने लगते कि इस लड़की ने क्या कर दिया ऐसा, तो कुछ तो किया होगा। तो उस टाइप से लोग मुझे देखने लगे, मेरे पेरेंट्स से क्वेश्चन करने लगे। तो जब बात आई कि मुझे बाहर जाना है मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए जाना, तो मम्मी पापा के साथ थॉट आसपास के लोग बोलने लगे ऐसा तो नहीं कि आपकी जाके लड़की को भेज देंगे वहां पे। लेकिन मैंने पेरेंट्स को समझाया और बात की कि नहीं, आप ऐसा प्लेटफॉर्म बार बार नहीं आते हैं। जो एक जो आंगनबाड़ी की मैम थी उन्होंने बात की, फिर मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली और मैं इंदौर गई। इंदौर जब मैं गई तो मतलब मेरी लाइफ की पहली जर्नी थी कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी और जा रही थी। तो मैं वहां जाते ही मतलब मुझे भी मैं काफी नर्वस थी, बहुत डर लग रहा था कि अकेले जाना है, कैसी चीजें होंगी। तो मैं जब वहां पे गई तो वहां पे जाके मतलब माहौल ही मतलब रहता ना कि कुछ चेंज, अलग ही कुछ माहौल था। वहां पे बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आई हुई थी और जब मैंने उनको देखा, उनसे बात की, तो मतलब मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंजेस मुझे वहां से देखा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े उस पे जाऊंगी और मैं इतने सारे लोगों के साथ एक साथ मिल पाऊंगी। तो वहां से जब मैं ट्रेनिंग करके घर वापस आई तो मुझे आ गया कि मतलब जैसे जैसे हम लोगों से कांटेक्ट बनाएंगे वैसे वैसे अपनी चीजें कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैं गलाइकिन की मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग ली और मैं घर वापस आई तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं आगे खेल सकती हूँ। उतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन ठीक है, बात करना जैसे रहते ना कि खेलते तो सर से बात करना, सर अच्छा मैं अभी स्कूल्स में खेली तो इसको आगे कैसे खेल पाएंगे। तो मेरे गांव में जो सर थे मैं उनसे मिली और मैंने बोला सर मुझे खेलना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम खेल सकती हो, इसमें ब्लॉक लेवल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होता है, डिवीजन, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे खेलते जाओगे। तो मैंने बोला सर इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं वो आप बताइए।
तो उन्होंने बोला कि ये टूर्नामेंट्स होते हैं, 1 साल में 1 बार मतलब टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो आप ऐसे इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैंने ठीक है। तो मैं उनसे मिलने के बाद फिर मैंने वापस से अपनी वहाँ पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ कोई गाइडेंस करने वाला, तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। गाँव में इतने ग्राउंड नहीं होती, इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। फिर भी मैं अपने खेलने का मुझ में जो जुनून था, तो मैं हॉस्पिटल्स के बाहर जो ग्राउंड बने होते थे वहां जाती थी, वहां पे अपनी प्रैक्टिस करती थी, या फिर स्कूल्स में जो भी लंच टाइम मिला तो उस पे मतलब उस पे जाके अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती थी। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम अपने ब्लॉक लेवल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और फर्स्ट टाइम में मैं ब्लॉक लेवल से बाहर हो गई। तो जब मैं बाहर हुई तो मैं इतना नर्वस हो गई, ऊपर मतलब घर वाले भी सोचने लगे कि ठीक है, तुम्हारा खेलने का बहुत शौक था, हो गया पूरा, बैठ जाओ घर पर पढ़ाई करो, अब तुम्हें नहीं खेलना है। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब मुझे तो खेलने का शौक। तो फिर मेरे सर ने बोला कि ऐसे थोड़ी होता है, आपको और थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे। सेकंड में मेरी 6 महीने की जर्नी फिर से स्टार्ट होती, मुझे वापस से ट्रेनिंग लेने भोपाल आना पड़ा। और जब मैं भोपाल आई तो फिर जब सेकंड बार मैं भोपाल आई, मैं बहुत सारे लोगों से फिर से मिली, और हमको काफी सारे अपने करियर को लेके बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई, जिनसे मैंने सीखा कि अगर आपने कुछ सोचा है तो आप वो कर सकते हो। तो मैं जब सेकंड टाइम जब वापस गई तो मैंने अपनी फैमिली से, मतलब अपने अपने लिए आवाज उठाई, मतलब अपने पेरेंट्स से बात की कि नहीं, मुझे खेलना है, तो मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, तुम अभी खेलना चाहती तुम फिर से खेल लो। तो उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया, तो मैंने फिर से अपना प्रैक्टिस जो था वो कंटिन्यू तो रखा ही था, और मैंने खेला, और मैं ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पहुंची, और जब मैं डिस्ट्रिक्ट पहुंची, मैं डिस्ट्रिक्ट से फिर बाहर हो गई। तो फिर मुझे गांव के लोग, मतलब आसपास के लोग ताने नहीं लगे, तो बहुत शौक है ना खेलने का, कितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर लो तो कुछ हो जाएगा, टीचर वीचर की जॉब मिल जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लोगी तो बच्चों को कोचिंग वोचिंग पढ़ाने लगोगी, खेलने में क्या रखा है ये। तो इस टाइप के मुझे मतलब ताने मिलने लगे। फिर मेरा थोड़ा सा रहने का तरीका एकदम डिफरेंट था, बाकी लड़कियों से मैं बहुत अलग तरीके में रहती थी, तो उस पर भी मुझे ताने दी जाती, कैसे लड़कों की तरह रहती है। पेरेंट्स को रहता है कि आप अपनी लड़की को समझाते क्यों नहीं हो, कैसे रहती है ये। तो फिर पेरेंट्स भी मतलब, तो जब गांव वालों का और आसपास के लोगों का प्रेशर आता है पेरेंट्स पे, तो वो भी बोलने लगते हैं कि बेटा थोड़ा सा सही से मतलब लड़कियों जैसे रहने लगो। तो मैंने बोला पापा से कि पापा आप मतलब थोड़ा सा और मुझे टाइम दीजिए, मुझे खेलना है मुझे। तो फिर मैं कंटिन्यू खेलती रही, और फिर मैंने अपने स्कूल में जो मेरे सर थे वो मेरा काफी सपोर्ट करते थे, उनने मेरा सपोर्ट किया, और उनके थ्रू मैंने खेलना स्टार्ट किया, और फिर मैं डिस्ट्रिक्ट से मैं डिवीजन लेवल पे पहुंची। जब मैं डिवीजन पे पहुंची तो मुझे वहां पे बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि गांव में इतने प्लेटफॉर्म होते, क्योंकि स्पोर्ट्स में सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स हो रहा है तो लड़के खेल पाएंगे, लड़कियां नहीं। स्पोर्ट्स में क्या एजुकेशन होती है वो ग्रामीण के लोगों को नहीं पता होती है, कि स्पोर्ट्स में भी हम एजुकेशन कैसे कर सकते हैं। गांव के लोगों को उनको तब पता होता है कि अच्छा कोई लड़की खेल मतलब कबड्डी खेल रही, क्रिकेट खेल रही, ये लड़कियों का काम नहीं, उनको सब थोड़ा बहुत गांव में खेल लिया हो गया, इसके बाद इसमें आगे करियर उनका कुछ नहीं है, उनको पढ़ाई करवाओ। और क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे गेम्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में, मतलब जो गांव के लोग हैं उनके दिमाग में सिर्फ लड़के की इमेज बनती है। अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे, आप जहाँ पे गांव में जाओगे तो अगर हम बोलेंगे हमें लड़की हो के आप बोलो क्रिकेट खेलना है, तो उनकी इमेज में क्रिकेट क्रिकेट लड़की थोड़ी खेलती है, क्रिकेट तो लड़के खेलते हैं। तो इस टाइप की उनके दिमाग में इमेज बन जाती है। तो जब मैंने डिवीजन पे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने अब तुम्हारा बहुत हो गया है, अब कुछ नहीं करना है, अब शांति से अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और कुछ गवर्नमेंट जॉब देखो, ये क्या तुम्हारा खेलने लगा हुआ है। तो मैं काफी मैं तो नर्वस हो गई। फिर मेरी जो दीदी थी उन्होंने समझाया पापा को, और फिर उन्होंने मुझे डिवीजन लेवल पे, मतलब जब मैं गई तो मैंने खेला वहां पे। उसके बाद मैंने जब वहाँ के लोग, जब मैं डिवीजन पे खेली तो बहुत सारे लोगों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिली, तब मुझे पता चला कि इसमें थोड़ी सी पढ़ाई भी मतलब और आगे हम करियर और सेट कर सकते हैं। तो मेरे गांव में ना तो खेलने का कोई साधन था, ना कोई गाइडेंस करने वाला था, तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे अप डाउन करना है। तो फिर सबसे बड़ा एक वो फिर मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ गया कि तुम्हें जो भी करना है यहीं से करो, 25 किलोमीटर हम तुम्हें अप डाउन नहीं करा सकते सिर्फ खेलने के लिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया। तो जब मैं डेली में खेलने के लिए सिर्फ 25 किलोमीटर ट्रेवल करती थी, 25 किलोमीटर जाती सिर्फ ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए, और वहां से आती थी, और आने के बाद लोग मुझे मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाते थे कि शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, आपकी लड़की अभी आ रही है। इस टाइप के गांव के लोगों को, मुझे लड़कियों को लेकर काफी वो रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते थे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे खेलना था। तो एक दिमाग में रहता है ना कि अगर आप एक चीज ठान लेते हो कि आपको जो करना है, तो वो आपके मतलब अगर आप में जुनून है कि आपको करना है, अगर आपने सिर्फ सोच लिया कि आपको करना है, फिर आप कोई आपको नहीं रोक सकता।
चाहे वो आपको कुछ भी करना हो, आपको डॉक्टर बनना हो, आपको खेलना हो, आपको जो भी करना हो, उसके लिए फिर आपके लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो जब मैंने अपना 12th पास किया तो 12th पास में मैं सिर्फ स्टेट मतलब डिवीजन से स्टेट तक पहुंची थी। मेरी 3 साल की जर्नी मतलब 4 साल की जर्नी काफी बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि गांव के लोगों के वो ताने सुनना, वो चीजों को लेना, और मैं लड़कियों को जैसे मैंने काम किया मतलब गलाइकिन के काम करती थी, तो उसको लेके गांव के लोगों की सोच मतलब उन चीजों को लेकर, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में एक ही सेट था कि नहीं मुझे खेलना है। मतलब कभी तो होगा कि थोड़ा सा तो चेंजेस आएगा, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ और अगर मुझे कुछ करना है तो ये शुरुआत मुझे खुद से ही करनी है। ये मतलब मैं आज अगर मुझे बदलाव लाना है तो पहले मुझे खुद के अंदर कुछ करके दिखाना होगा, जिससे मेरी वो मुझे देखकर वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा के रख ली थी कि नहीं, अब मुझे जो चीजें करनी वो मुझे खुद का एक एग्जाम्पल देना होगा। फिर मैंने किया, जब मैंने फर्स्ट ईयर आई तो मुझे स्पोर्ट्स की मतलब फिर मुझे एक मोड आता है कि मुझे स्पोर्ट्स की एजुकेशन करनी है, पर मेरे पास इतना मतलब सपोर्ट नहीं था फैमिली का कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो कि जिससे मैं कर पाऊँ। तो वहां पे मुझे एक ऑप्शन मुझे बीएससी चुनना पड़ा, मैंने बीएससी किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और जब मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मतलब बीएससी करने पहले मैंने बीएससी किया, और जब मैंने बीएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही अपनी 2 इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुकी थी। मैंने वहां पे इतनी ज्यादा अपनी एफर्ट डाला और फर्स्ट ईयर में मैंने अपना फर्स्ट इंटर यूनिवर्सिटी खेला। उसके बाद मेरे दिमाग में थॉट आया कि अब इससे और नहीं होगा और आगे जाना है। तो मैंने अपने घर पे बात की, मैंने बोला अब मुझे बाहर रहना है। अभी तक मैं अप डाउन करती थी, लेकिन अब मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे और चीजें करनी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। तो मेरे घर वालों ने बोला ठीक है तुम्हें करना है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है कि मतलब मेरे पास मेरे पापा बोलते हैं कि मैं इतना नहीं कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकूं। तो मेरे दिमाग में तो चीज बैठी हुई थी, ठीक है, मैंने बोला ठीक है बिल्कुल मत करिए, बस आप सपोर्ट करिए कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं कर लूंगी। तो मेरे पास एक मिलान का ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे मैं ऐसे पार्ट टाइम चीजें करती थी, और साथ में बच्चों को मैंने भी कोचिंग पढ़ाई, और साथ में अपनी आगे की स्टडी को मतलब कंटिन्यू खेलने के लिए मैंने बाहर सागर आई, और सागर में रह के मैंने 2 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस की, बच्चों को पढ़ाया, मिलान में साथ में जॉब की। और मतलब ऐसा होता था कि मैं सुबह अगर मैं सुबह 4 बजे भी उठ रही तो रात में मुझे 10 बजे तक सेम कहीं इतना स्ट्रगल होता था कि कोचिंग जाना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, फिर मैं ग्राउंड भी जाना, ये सारी चीजें करनी होती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम रोते हुए चीजों को मतलब मैं रोते हुए सो जाती थी चुपचाप से, क्योंकि लगता था कि मतलब आ तो गई हूँ बाहर, में निकल तो आई थी, लेकिन कैसे चीजें होंगी, कैसे मैं करूंगी। तो ये चीज होती थी, लेकिन मेरे सिर्फ दिमाग में था कि नहीं, अगर मैं आज मैं कर लूंगी तो आने वाले टाइम पे जो लड़कियां हैं उनके लिए एग्जाम्पल बन जाऊंगी। और वो मतलब रहता है ना कि जब हम बदलाव की बात करते हैं, जब हम समाज की जो रूढ़िबद्ध जो सोच है उनकी, और हम जब किशोरियों ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव की बात करते हैं, तो वो इतनी आसानी से बदलाव नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको देखने मिलता है। और आज जब ऐसा होता है, जब मैं घर जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, इवन जब कॉलेज से मतलब जब मैं कॉलेज के जो सर हैं वो भी मुझे कॉल करते हैं, बेटा मुझे अच्छा अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं कैसे कराऊं, मैं स्पोर्ट्स में उसको कैसे भेजूं। मैं घर जाती हूँ तो अब लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि अच्छा मैं मतलब मेरी बेटी पढ़ रही है तो अब इसको कैसे मैं एडमिशन कराऊं। इवन अभी इतना अब इसके बाद मैंने देखा गांव में कि जहाँ पे एक ग्राउंड नहीं था, वहां पे आज जो एक एमएलए है हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने इसी स्पोर्ट्स को मतलब सारी चीजों को देखते हुए वहां पे कुछ एक्टिविटीज की जो मशीन लगवाई है, इवन अभी वहां पे ग्राउंड का भी चल रहा है कि वहां पे स्टेडियम बनना है। तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है मेरे लिए। जब मैंने एक सेव किया था अपना सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, वहां के बच्चों पे कहीं ना कहीं वो इतना रिफ्लेक्ट तो नहीं किया, लेकिन अभी जाके वहां पे बच्चे ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट पे मतलब वो अपने घर से बाहर निकल रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी वहां से लड़कियां डिस्ट्रिक्ट खेल रही हैं, डिवीजन खेल रही हैं, एक लड़की स्टेट पे खेल चुकी है, स्टेट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो हम जब बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव वो धीरे धीरे आता है, इतनी जल्दी तो नहीं आता। लेकिन आज मुझे खुशी होती है जब मैं वापस जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं। अभी जब और पहले ऐसा होता था कि मुझे जवाब देना होता था, लेकिन जब आज लोग मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं तो मेरे पेरेंट्स जवाब देते हैं, ये मेरी लड़की है, उसको जैसे रहना है उसको वैसे रहने दीजिए। तो ये बहुत खुशी होती है। तो मैं एक अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूंगी लड़कियों के लिए। अगर आपने सोच लिया है कि आपको जो करना है, अगर सिर्फ आपने ठान लिया कि आपको जो करना है तो वो आप कर सकते हो,
क्योंकि जितना बड़ा सपना होता है उतनी बड़ी तकलीफें होती हैं, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुचि दीदी, आपने काफी अच्छे तरीके से हमको बताया। उम्मीद है कि जो लोग इस इवेंट को देख रहे होंगे वो आपसे प्रेरणा लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद जी का ये कथन कहीं ना कहीं आपके सफर से भी संबंधित है। अब हम चलते हैं रानी दीदी की तरफ। रानी दीदी जिन्होंने अपने जीवन में काफी मुश्किलों का अब हम चलते हैं रानी सोलंकी दीदी की तरफ, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है और इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। रानी दीदी, हमारे आपसे कुछ सवाल है। सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है कि आपने इंजीनियरिंग को ही अपना करियर क्यों चुना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं रानी सोलंकी मुरैना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ आरमैक्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो बेंगलोर में स्थित है। मैंने अपनी पढ़ाई में बीएससी कंप्लीट किया है जीवाजी यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी बीटेक कर रही हूँ आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से। मैं बात कहूँ कि अपनी जर्नी की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की है मेरी, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहाँ से यहाँ तक इतना आसान नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम 4 सिस्टर और 2 भाई थे। बचपन से ही बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सोसाइटी में रह रहे हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं तुम्हारे तो लड़कियाँ हैं, क्या करेंगी, कैसे शादी करेगा इनकी, और फैमिली में अगर इसका तो कोई साथ ही नहीं, कौन सपोर्ट करेगा। एकदम मेरे डैडी को बहुत अकेला छोड़ दिया था उन्होंने। और स्कूल जा रहे हैं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, छोटी जाति के हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मंदिर ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो बंदिश थे, नहीं तुम ऐसे गाने स्टेज पे नहीं गा सकते हो। जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त होता था, डॉक्टर BR अम्बेडकर के गाने नहीं गा सकते हो। इन सब चीज़ों से बंधित, इन सब चीज़ों को गुजरते हुए मुझे बहुत डिमोटिवेट होता था, रोना आता था। लेकिन मेरे पिताजी थे, मुझे हर चीज़ पर प्रोत्साहित किया उन्होंने मुझे एक शिक्षा, एक एजुकेशन का टूल बताया। मुझे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की हमेशा स्टोरी सुनाया करते थे, क्योंकि वो भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पे उन्हें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सारे दरवाजे बंद होते हुए उन्होंने खुद अपना रास्ता क्रिएट किया और यहाँ तक पहुँचे। मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। तो उन्हीं की जीवन शैली से प्रेरित होकर मैंने भी हार नहीं मानी। मेरे गाँव में स्कूल 8th क्लास तक है, और जहाँ पे और स्कूल से बाहर जाने के लिए ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। रोज़ जाना आना जाना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज के दम पे मैंने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, जो एक हॉस्टल, ज्ञानोदय हॉस्टल का था। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया और अपने 9th और 10th की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास की। इसी बीच पढ़ाई के बाद भी जब छुट्टियाँ मिलती थी तो मैं अपने मॉम डैड के साथ खेतों में काम करती थी, उनका साथ देती थी हर जगह पे। नहीं हॉस्टल से आते थे तो मैं अपने डैडी को मैं अपने पीछे बिठा के लाती थी। नहीं मुझे साइकिल सीखना है, नहीं मुझे ऐसा करना है। एक अंदर से उम्मीद जगी थी, नहीं कहाँ चीज़ों पे मैं रुक सकती हूँ, सब चीज़ों से मेरा सपना जो बनने का है वो रुक सकता है। उन सब चीज़ों को मैंने सीखा। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं बहुत बड़ी इंसान बनूँ। मैं जो मेरा अभी का स्टेटस है, जो मेरी अभी की स्थिति है, मुझे सुधारना, मेरी फैमिली को सुधारना, मेरा वही एक ज़िंदगी का मकसद बन गया था। 2016 के बाद मैंने फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भाग लिया, जैसे कबड्डी, हॉकी में डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। तो और मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो सीखा, वो भी फ्री में हॉस्टल में सिखाते हैं। मैं बहुत अच्छी थी स्पोर्ट्स में। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो बोलते हैं ना, जब मेहनत इतनी करो कि वो रास्ता खुद बनते जाता है। मुझे वहीं पे एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली मैरिट फाउंडेशन ज्वाइन करने की।
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट थी। मेरे गांव में आए थे जो मिलान की टीम आई थी, उन्होंने मेरे जो मॉम डैड को बहुत प्रोत्साहित किया। इतना आसान नहीं था कि गांव से बाहर जाना और वैसे ही जाना, फ्रॉड भी हो सकता, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन थे। लेकिन मेरे डैडी ने बोला जो भी है हम चलते हैं। अब मैं उस टाइम इंदौर गई ट्रेनिंग के लिए। वो 10 दिन रहे थे हम। 10 दिन की जो ट्रेनिंग थी, जो उन्होंने सिखाया, और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लोगों से मिली, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस आया मुझ में। जो सोचने का नज़रिया, जो बोलने का नज़रिया और जो लाइफ को जीने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हुआ। मुझे लगता था कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स मेरे पास ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग प्रॉब्लम्स तो आती है, उनको आगे बढ़ के जाना, वही सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद होता है, और वही उसी को ज़िंदगी बोलता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद 6 महीने मैंने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किए, बहुत सारा मजा आया अपनी पीयर ग्रुप के साथ काम करते हुए। बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, नहीं पीरियड्स प्रॉपरली कैसे बात करना है, एजुकेशन पे खुद सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी एजुकेशन पे बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। एज अ लीडर अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल थी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आते थे सोसाइटी से जो हम उनके सवाल जानते नहीं थे। लेकिन उसके लिए मैंने पढ़ाई की, अपने ग्रुप का साथ लिया और एजुकेशन पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे काम किया। मैं अपने आप को इतना प्राउड ऑफ फील करती हूँ कि मैं अपने गांव की एक ऐसी लड़की थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यहाँ तक पहुँची। तो एज अ मेरे जो गांव के एक कंपटीशन जैसा चैलेंज लिया था कि इनकी लड़की इस स्थिति में कर सकती है, तो हमारी क्यों नहीं। दोस्तों, वो समय ऐसा था कि मैंने इतना किया, लेकिन मेरे जो सोसाइटी के लोग थे, एक कंपटीशन लेके, एक प्रेरित लेके बहुत इस चीज़ को इतना आगे बढ़ाया कि मेरे आज गांव में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो स्कूल नहीं जाती, कोई भी लड़के ऐसे नहीं है जो स्कूल नहीं जाते। हर स्थिति में पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, और गांव में भी स्कूल में उसमें भी एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं अपने आप की बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोसाइटी को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, तो वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, उसी समय मेरी माँ एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। वो बीमारी, वो डिसीज़ ऐसी थी कि अगर कुछ दिन और रहते तो मैं शायद अपनी माँ से कभी ना मिल पाती। मेरे परिवार वाले मेरी माँ को ताने देते थे, लड़कियां हैं, कुछ भी कर ले, फिर भी कौन ट्रीटमेंट करेगा तेरा, तेरे पास इतने पैसे नहीं है, तेरा जो पति भी है वो इतना नहीं कमाता, तो कैसे इस चीज़ को पूरा करेंगे। मैं जब हॉस्टल में रहती थी, मेरे जो बात है ना बहुत हट कर गई, और मैंने 16 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीखा, और मैं अपनी मम्मी को रोज़ साइकिल से, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंप लगा था, रोज़ साइकिल से 10 किलोमीटर लेके आती ले जाती थी। बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती, कभी गिर जाती, कभी कुछ भी होता, लेकिन हार नहीं मानी। कंटिन्यूसली 15 डेज तक मैंने ये काम किया। मैंने अपनी मॉम का फ्री ऑफ कॉस्ट ग्वालियर में जाके, 1 भी रुपए नहीं लिया, ग्वालियर में जाके ऑपरेशन करवाया। मेरे एग्जाम थे उसी साथ में, मैंने डॉक्टरों से बात की। ये सारा कॉन्फिडेंस, पूरा क्रेडिट मिलान को जाता है। जो मैं किसी से बात नहीं कर सकती, वो मैंने एक डॉक्टरों से बात की, इन सब चीज़ों को जाना, और मेरी मौजूदगी ना होते हुए भी उन्होंने मेरी मॉम को बचा लिया। मैं सबका इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं अपनी मॉम और पूरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। दोस्तों, तो वो मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़की सब कुछ कर सकती है। मैं लड़की हूँ, मैं अपनी परिवार का ख्याल रख सकती हूँ, हर स्थिति में उनका साथ दे सकती हूँ, मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को लेते हुए 11th 12th किया, बहुत सारी चैलेंजेस आए, लेकिन क्लियरली फेस किए। उसके बाद 12th के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, जो बीएससी के लिए।
पता नहीं था क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किस डिग्री से कहाँ पर जाते, इतनी भी नॉलेज नहीं थी मुझे। फिर मैंने बीएससी किया। बीएससी के जो फर्स्ट ईयर में मैंने बीएससी के साथ साथ कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का प्रयास किया, मैंने तैयारी की उसकी। लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा था कि सभी के सपनों पर लगाम लग चुकी है। वो समय ऐसा था, मैं अपने घर की कंडीशन बताती हूँ, मेरे घर पे खाने के लिए अनाज नहीं था, सब लोग परेशान थे, घर पे ही रहते थे। बहुत सारी चीज़ें आपको तो पता ही है, जैसे लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम फेस किए थे। उन परिवारों में से मैं भी एक हूँ जिसके घर पे खाना नहीं था खाने को। उस समय मैंने सोचा, मेरे पास फ़ोन, सेल फोन कुछ नहीं था कि जिससे कांटेक्ट भी कर सकता है। सोचा कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, ऐसा क्या करना चाहिए कि हर स्थिति में जीवित रहा जा सके, हर स्थिति में मैं अपने सपनों को पूरा करने से रोकूं ना। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने मिलान नवगुरुकुल ज्वाइन किया, जो ऑर्गेनाइजेशन जो लड़कियों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है बैंगलोर में। मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। मेरे मॉम डैड को ही नहीं पता क्या कर रही लड़की, पर मैंने खुद से ही एग्ज़ाम दिया। इंग्लिश नहीं आती थी तो ट्रांसलेट कर करके क्वेश्चनों को, सब चीज़ों को सॉल्व किया। सारे स्टेप्स कंप्लीट करके बारी आती है कि मैं मिलान नवगुरुकुल में कैसे जाऊँ। बेंगलोर में था, वो मेरे सपनों का शहर था, इतना पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे थॉट्स थे कि नहीं, वहाँ पर जाके कुछ गलत भी तो हो सकता है, तुम्हें बेच सकता है, तुम्हारे साथ कुछ और काम के लिए ले जा रहे हैं, वरना कौन पढ़ा सकता है ऐसे। मेरे डैडी ने मेरा साथ दिया, बोला जो भी है चलते हैं, देखा जाएगा जैसे भी है। क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। मैंने उन्हीं छोटी सी अपॉर्चुनिटी को लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे वही भरोसा है कि नहीं, मेरे को कोई भी अपॉर्चुनिटी स्किप नहीं करनी है। बेंगलोर है, बेंगलोर में सब कुछ ठीक था। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने बहुत कड़ी मेहनत की इंग्लिश सीखने में, और मैंने कोडिंग भी सीखी, जैसे बोलते हैं ना प्रोग्रामिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वो सब चीज़ें मैंने बहुत प्रयास किया। 1 साल का कोर्स मैंने 8 मंथ्स में कंप्लीट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने जॉब ली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। दोस्तों, आज मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं जॉब करते हुए। जॉब में भी ऐसा नहीं है, मैं जब 21 साल की, अभी मैं 21 साल की हूँ, 19 साल की थी जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो उस समय यही चैलेंज था, कंपनी में लोग होते हैं जो 25 के हैं, जो 30 के हैं, जो बड़े लोग भी हैं, उनके साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोचते हैं कि छोटी लड़की है, क्या क्या जानती होगी, कुछ भी नहीं जानती होगी। लेकिन मैंने अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी कड़ी मेहनत के ऊपर उन्हें साबित करके दिखाया। मेरे को अपॉर्चुनिटी इतनी मिली कि मैंने अपने सीनियर्स को भी लीड किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को जिसने कॉन्फिडेंस दिया, जो चीज़ में जब हम खुद काम करते हैं तो उससे इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है काम करने में, तो वही चीज़ें मेरे साथ थी। मैंने उन्हें प्रूव किया कि लोगों को जेंडर के ऊपर और एज के ऊपर, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर कभी भी गेस नहीं करना चाहिए। लड़की है, रात देर तक काम नहीं कर सकती हमारे साथ। मैंने 3-3 बजे तक रात में जग के काम किया उन लड़कों के साथ, मेरे टीममेट्स के साथ। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। आज भी मैं अपनी कोशिश लगातार है। मैं जहाँ पे पहुँचना, मेरी लाइफ में अभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं जितना चाहती हूँ उतना आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज भी मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, कुछ नया करूँ। ऐसा करने की अभी भी इच्छा है मेरी, और मैं उस काम को कंटिन्यूसली कर रही हूँ। मैं बस यही एडवाइस देना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं 12th क्लास में वो मैथमेटिक्स लेना चाहती थी, मुझे इंजीनियर बनना था, तो बस यही क्वेश्चंस आए थे, लड़कियाँ इंजीनियरिंग नहीं बनती, वो लॉजिकल थिंकिंग सोच नहीं सकती, लड़कियों की सोच तो घुटनों में होती। इस तरीके के तानों से मैंने उसे पॉजिटिव वे में लेके मैथ को ही सिलेक्ट किया। मेरी जिद थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये लोग जो डिफाइन करते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे प्रूव करना है।
यही सब सब के साथ होता है कि बस ये बोलते हैं नहीं लड़कियां नहीं मैथ कर सकती हैं और वो लॉजिकल थिंकिंग करती है। यही सोसाइटी डिस्करेज करती है, हमें इनकरेज नहीं करती है लड़कियों को कि वो भी इंजीनियर बने, वो भी बाहर जा सके फैमिली से, बाहर कुछ अच्छा करे जाके। सोचते हैं कि वो अकेले कैसे रह सकते हैं, नहीं शादी करा दो, हस्बैंड के साथ ही रहेंगी, टीचर बन जाएंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, एकदम सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा, स्कूल एक जगह ही जाएंगी, हस्बैंड के साथ रहेंगी, फैमिली के साथ रहेंगी। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ों से ही जो इंजीनियरिंग लड़कियां बहुत कम होती हैं, डिस्करेज इनकरेज नहीं हो पाता है उनका। तो मैं अपने जैसी हूँ वह लड़कियों को जो भी हमारे मिलान में इंटर कर रही है, जो भी हमारे मिलान से जुड़ी है, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की युवा गर्ल्स है हमारे पास, बस यही एडवाइस देना चाहूँगी। सोसाइटी जो बोलती है वो अपने तरीके से बोलती है, उनकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग बोलती है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि इंजीनियर कोई भी बन सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कोई भी कर सकता है, और लड़कियों की सोच घुटनों में नहीं होती है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए हम एक अपने फ्यूचर को, अपनी जो सक्सेस हो सकते हैं लाइफ में, अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने डेडिकेशन और लगन के साथ लगे रहिए, बस सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए, वहाँ पे आप जवाब दे के आगे बढ़िए। अपने पेरेंट्स को अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग उन्हें कन्विंस करिए और आगे बढ़िए। मैं रानी सोलंकी यहाँ पे आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए। तोड़ दीजिए वो सारी बेड़ियों को जो तुम्हें रोक रही। सब चीज़ों से सीखिए, चैलेंजेस आ रहे लाइफ में, सीखो उनसे। सीखेंगे तो वो तुम्हें कुछ नया देंगे, क्योंकि चैलेंजेस भी उसी को मिलते हैं जो हकीकत में कुछ करना चाहता है। बेड पे सोने वालों को तो कोई चैलेंजेस नहीं मिलते कि वो खड़े उठ कर भी कुछ कर सकता है। थैंक यू सो मच। अब हम अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। अगर किसी का भी हमारे पैनलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अब हम चलते हैं इससे अगली राउंड। गायत्री और सीता का सवाल है। हाँ गायत्री। यस मैम, मेरा नाम है गायत्री सिंह, मैं आजमगढ़ जिले से हूँ, मैं यूपी से रहने वाली हूँ। मैं रुचि दीदी से पूछना चाहती हूँ कि ये अभी जो अपना काम कर रही हैं, इसमें इनको क्या लगता है कि ये आगे बढ़ चुकी हैं, और इनके जो इनको देख रहे हैं समाज वाले, इनके गांव वाले, क्या इनको देख के मतलब इनसे कुछ एक्टिविटी के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ पूछते हैं, समझते हैं, या अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं? मेरे ये क्वेश्चन है इनसे। रानी एक बार प्लीज क्वेश्चन फिर से कर दोगी क्या? ओके, मैं रुचि दीदी से पूछना चाहती हूँ ये क्वेश्चन कि आपने जो काम किया है, आपने जो अपने गांव के लिए किया है और गांव के बाहर जाके किया है आपने, तो क्या आपको लगता है कि आपके गांव वाले आपको अगर कोई काम कर रही हैं, आप मोटिवेट मतलब बेस्ट वाला, तो क्या आपका सपोर्ट वो कर सकते हैं? या अगर अपनी बच्चियों के लिए वो काम कर रहे हैं तो क्या आपसे परमिशन लेते हैं कि मैं कैसे करूं या कैसे इनको समझाऊं, बताऊं? बस यही क्वेश्चन है मेरे आपसे। ओके, तो गायत्री, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, जब मैं इतने आगे मतलब जब मैं नेशनल खेल चुकी हूँ और जब मेरा जो लोग मुझे इस तरीके से देखते, जो लोग मुझे मतलब पहले क्वेश्चन करते थे कि कैसे रहती है लड़कों की तरह, तो आज जब मैं घर जाती हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं
इवन जब मैं अगर मैं बाहर रहती तो मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं कि अच्छा लड़की मतलब वहां पे खेल रही है तो मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है स्पोर्ट्स में, मतलब मुझे कैसे उसको भेजूं, कैसे वो खेल सकता है। तो जाते हैं, और जब मैं जाती हूँ तो वो काफी प्राउड के साथ, जैसे स्कूल से रहता है ना, तो जब एक रहता है कि एक टाइम रहता है जब मैं एक साथ लड़कियों के साथ एक ब्रेंच पे खड़ा हुआ करती थी, लेकिन जब मैं आज मैं जाती हूँ तो लड़कियां ब्रेंच को साइड खड़ी होती है और मैं साइड खड़ी होती हूँ। बट काफी प्राउड के साथ सर लोग भी मतलब फील कराते कि ये हमारे मतलब स्कूल्स की बच्ची है और आज यहाँ पे खेल रही है। इवन गांव के जो सरपंच है तो वो लोग भी मतलब ऐसे बुलाते हैं मुझे जब मैं जाती हूँ कि अच्छा बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसे हो रहा है, आगे बच्चों को हम कैसे खेल सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे मतलब जो पेरेंट्स है वो एडवाइस भी लेते हैं, और काफी सारे मतलब स्पोर्ट्स के अलावा भी मुझे एजुकेशन में भी पूछते हैं कि अच्छा मैंने अपनी बच्ची को ये करा दिया है तो अब क्या कर सकती है वो। तो वो रहता है ना कि जो सामाजिक जो सोच रहती है तो कहीं ना कहीं वो जो बदलाव है तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अभी। थैंक यू सो मच रुचि जी। थैंक यू गायत्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीता से है। सीता, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यस, हेलो, मेरा नाम सीता है, मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है सबा दीदी से। जैसे कि आप अपने गांव में जाती थी तो लोग आपको डिमोटिवेट करते थे, क्वेश्चन उठाते थे, तो आप चाहती थी तो अगर हम और लड़की हैं आपके गांव की, उनकी तरह भी हो सकती थी, सोचती थी कि लोग हमारे बारे में इतना बुरा भला कह रहे हैं तो हम भी क्यों ना घर बैठे हैं। तो आप में मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी थी आपके अंदर जो मतलब इतने ऊंचे पद पर पहुंच गई और एक अपने गांव के लिए एक मिसाइल बनी? मैं कुछ जानना चाहूंगी इसके बारे में। आपका क्वेश्चन भी आपके तरह बहुत प्यारा है। यही था कि हाँ, डिमोटिवेट करते थे, लेकिन एक मोटिवेशन था अंदर से कि हमें कुछ करना है, हमें लड़कियों की स्थिति को और बेहतर करना है। जो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, हमें ये पावर है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग को उतना स्पेस नहीं मिलता है, इतनी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग वो कर पाए। तो मोटिवेशन था कि नहीं, जब देखती थी आसपास कि हाँ ये सब हो रहा है, नहीं तो ये तो बिल्कुल नहीं था कि घर पे बैठना है, नहीं, अब इसी को बदलना है। तो इसी को करते करते, अपनी कोशिशें करते करते अब थोड़ा बदलाव आया है अपने। और मम्मी पापा को देख के और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मम्मी पापा ने ये किया है, और कैसे वो सब मुश्किलें सह के आए हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन था। तो थैंक यू दीदी बताने के लिए। थैंक यू सीता, थैंक यू सबा दीदी। आई थिंक नीलम चौहान का भी कोई सवाल है हमारे पैनलिस्ट से, तो वो पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलम चौहान, डिस्ट्रिक्ट मऊ विलेज बीबीपुर की रहने वाली हूँ। और रुचि दी, आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया कि मतलब मैं बहुत जगह मतलब अपने गांव को छोड़कर कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे मतलब अकेले गई हैं सेल्फ डिपेंड होकर। तो मतलब मुझे पूछना था कि जैसे कुछ लड़कियां हैं वो भी मतलब बाहर निकल के बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सोसाइटी के लोग और पेरेंट्स के लोग मतलब रोक देते हैं। उन लोगों का रोकना भी जायज है, क्योंकि मतलब इस टाइम के लड़के मतलब ऐसे मतलब इन लोग लड़कियों के साथ मतलब ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो इसके वजह से भी पेरेंट्स भी डर जाते हैं और उनको भेज भी नहीं पाते, और खास करके सोसाइटी की बात सुनकर और डर जाते हैं। तो मतलब ऐसे हम लोग को कैसे उनको समझाएं कि हम लोगों की सारी ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे बहुत सी सारी लड़कियां मतलब बाहर जाना चाहती हैं, तो वो सेल्फ डिपेंड होकर मतलब वो जा सके और अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके, इसके लिए कोई मोटिवेशनल मिले। ओके, तो रानी जब सॉरी नीलम, जब ये होता है कि हम, जैसे कि मेरे साथ भी ये था कि मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन जब एक मन में ख्याल आता था कि हमें चीजें करनी है, मतलब मुझे जैसे कि रहता ना कि मुझे किसी का नहीं सोचना कि, क्योंकि मुझे खुद का एक एग्जाम्पल बनना है, मतलब मुझे चीजें करनी है। काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब मैं गाँव के लोग मतलब बोलते हैं, और काफी सारे लोग होते हैं जो मतलब डिमोटिवेट करते हैं कि चीजों को करने के लिए, क्योंकि सोच उनके पास सिर्फ वही रहता है कि, क्योंकि जो गांव ग्रामीण के जो लोग होते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक होती है, क्योंकि वो उतना आगे नहीं निकल पाते, इसलिए वो उतना आगे नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हम जो आज के हुआ है, तो हम तो सोच सकते हैं ना, हमें चीजें करनी है। तो हम मतलब मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी, जब आपने
ठान लिया है कि आपको करना है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मतलब लेकिन उन प्रॉब्लम को आपको कैसे फेस करना है, उन प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर गए तो आप मतलब एक अपने लिए एग्जाम्पल बन सकते हो। तो जो भी लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ अगर आपने सोचा है कि आपको करना है, आपको जो भी आपकी फील्ड है, मुश्किलें तो बहुत हैं, और उन मुश्किलों को पार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आप कुछ करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना। तो जो भी अपनी लाइफ में जो करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जैसे मैंने बोला था कि जितना मतलब जितना आप सोचोगे, जितना आपका बड़ा सपना होगा, उतनी बड़ी आपको मुश्किलें होंगी, और जितनी बड़ी आपको मुश्किलें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। उसी कामयाबी का एक दिन आप एक एग्जाम्पल बनोगे और अपने लिए कुछ कर पाओगे, इवन अपने गांव की लड़कियों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकते हो। जब आप अपना डेडिकेशन से एक सोच लेते हो ना, तो वो अगर आपने ठान लिया है तो समझो सब कुछ पार है, मतलब आप कर सकते हो, है ना। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, और कभी भी प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना है। मतलब प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि आप जानते हो गांव के मतलब जो मैं लोगों रहते, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सिर्फ लड़कों की इमेज बनती है। हम किसी चीज को लेके बात करते हैं, अक्सर गांव के मतलब जो ग्रामीण के जो लोग होते हैं, उनको लड़कियों किशोरियों को लेके जो समाज है, उनको एक ही चीज मतलब उनके दिमाग में, अगर आपने बोला डॉक्टर बना तो उनको सिर्फ ख्याल है लड़का, मतलब उनके दिमाग में, क्योंकि पहले से वो इमेज बनी होती है कि अच्छा ये लड़का है। तो अगर आपको करना है तो आपको करके दिखाना होगा, मतलब खुद से करके दिखाना होगा। पहले जो आप अगर आप चाह रहे हो कि आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में बदलाव आए, तो वो शुरुआत आपको अपने से करनी है, और वो धीरे धीरे वो शुरुआत जब आप अपने से करोगे तो आने वाले टाइम पे आपको वहां पे वो चीजें देखने को मिलेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू दी, थैंक्स फॉर एडवाइजिंग। थैंक यू नीलम, थैंक यू रुचि दीदी, एंड थैंक यू पैनलिस्ट अपनी जर्नी हम सभी के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ जो लोग ये इवेंट देख रहे हैं वो लोग आपसे प्रेरित होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड परफॉर्मेंसेस की तरफ। थैंक यू प्रतिभा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने परफॉर्मेंसेस राउंड की ओर। उठ जाती हैं जो उंगलियां अक्सर बेटियों के किरदार पर, उठ जाती हैं जो उंगलियां अक्सर बेटियों के किरदार पर, काश बन पाती वो तमाचा बेटों के व्यवहार पर। तो मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिभा को, जो अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से हम सभी को बेटियों के किरदार के बारे में कुछ समझाना चाहती हैं। पूछो सबसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पर भेजा लड़के को कक्षा में। पूछो उनसे भी जिन्होंने दोनों को पढ़ाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। नर को दी आज़ादी उतनी नारी को क्यों दीना, दोनों को ही एक सा रखकर क्यों न सिखाया जीना। नर का तुम सम्मान करो, नारी क्यों ही क्यों सिखाया, घर में रखकर बंद उसे क्यों आज़ादी का पाठ पढ़ाया। लोग कहेंगे क्या इसका शिकार बनी क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो तुम, अब नारी आओ बोलो। थैंक यू प्रतिभा। तो आइए चलते हैं हम अगले परफॉर्मेंस की ओर। माँ चाहे तो तुम मुझे प्यार ना देना, माँ चाहे तो तुम मुझे प्यार ना देना, चाहे तो मुझे दुलार ना देना, कर सको तो बस इतना करना मेरी माँ कि जन्म से पहले मुझे मार ना देना। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ही एक स्कॉलर तुषा शर्मा को, जो कि 2018-19 कोहर्ट की गर्ल आइकन रह चुकी हैं। वो अपने एक छोटे से गीत के माध्यम से हम सभी को प्रेरित करना चाहती हैं। उस गीत का नाम है बेखौफ, और वो सत्यमेव जयते मूवी से लिया गया है, जिसकी गायिका हैं सोना मोहपत्रा। थैंक यू मिलान टीम एंड ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इस प्रोग्राम का एक सॉन्ग के माध्यम से समापन करना चाहूंगी।
दीवारें ऊंची हैं, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। थैंक यू सो मच। ऑसम परफॉर्मेंस, थैंक यू तुषा। तो अब हमारे साथ आजमगढ़ जिले से जुड़ने जा रही हैं खुशी यादव, जो हमारे सामने कुछ चंद लाइनें शेयर करना चाहती हैं। थैंक यू प्रेरणा। उड़ान लड़कियों की भी बहुत ऊंची हो सकती है, उड़ान लड़कियों की भी बहुत ऊंची हो सकती है, अगर उनके पंखों को हौसलों से संवारा जाए। हमें उड़ने दो, हमें उड़ने दो, सहारा हम खुद बन जाएंगे। आज का हमारा इवेंट मेरी उड़ान मेरी पहचान में हम अपने इरादों को बुलंद कर रहे हैं। किसी भी समाज की प्रगति वहां की महिलाओं के विकास से लगाया जा सकता है। हम इस पूरे इवेंट में लड़कियों यानी हमारी शिक्षा और आजादी को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमें उड़ान भरनी है, हमें खुद की एक पहचान बनानी है, हमें उड़ान भरनी है, खुद की एक पहचान बनानी है। हमें घर तक सीमित ना रखो, हमें घर तक सीमित ना रखो, हमें उड़ने दो, हमें उड़ने दो। थैंक यू। थैंक यू खुशी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी भावना मैम को, जो कि हम सभी के साथ कुछ शब्द साझा करना चाहती हैं। वेलकम भावना मैम। हेलो, थैंक यू सो मच प्रेरणा। और इतनी सारी चीजें मुझे सुनने को मिल रही है ना, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है मुझे आप लोगों पे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सभी को, पैनलिस्ट को, हमारे स्कॉलर्स को। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मिलान फाउंडेशन और ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट को, जिन्होंने हमें इस तरह का स्पेस दिया काम करने के लिए। दूसरी बात, मैं इस इवेंट की कोर कमेटी के स्कॉलर्स तुषा शर्मा, प्रेरणा गुप्ता, खुशी यादव आजमगढ़, बबीता राजभर और खुशी यादव वाराणसी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इस इवेंट को आगे ले जाके संभाला है। मैं जीजीपी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक ऐसा स्थान बनाने के लिए अवसर दिया जहां पर लड़कियों को अपना डर, व्यक्तिगत विकास और असफलताओं पर चर्चा करने का अवसर दिया गया। हम नहीं चाहते कि ये चर्चा जो है ये यहीं तक समाप्त हो जाए या ये एक वीडियो तक सीमित रह जाए। हम चाहते हैं कि आप में से हर एक, हम सब में से हर एक इस चर्चा को एक जीवन के रूप में अपनाए। मैं जानती हूं और मुझे विश्वास है कि हम सभी बदलाव लाएंगे। शायद आज से 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बट कहीं ना कहीं छोटे या बड़े स्तर पर हम लोग जरूर बदलाव लाएंगे और अपने आप को एक अभियान का हिस्सा बनाएंगे। इसे कैंपेन के रूप में हम लोग आगे ले जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 महीने की जर्नी बहुत अच्छी रही। 20 लीडर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और इवेंट खत्म होते हुए 3 हमारे जो पैनलिस्ट हैं, रुचि राय, सबा रहमानी एंड रानी सोलंकी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए। तो आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।
और इसी के साथ हम अपनी इस इवेंट का समापन करते हैं। हमारे साथ आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इवेंट में सभी स्कॉलर्स और हमारे पैनलिस्ट। तो हम इस इवेंट का अंत एक छोटे से स्लोगन के साथ करना चाहेंगे, जो कि मिलान फाउंडेशन और ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट का स्लोगन है। तो मैं चाहूंगी मेरे 3 तक गिनने पर आप सभी लोग अनम्यूट करके मिलान फाउंडेशन का स्लोगन बोले, जो कि है स्टैंड अप, रेज योर वॉइस एंड टेक चार्ज। फिर उसी के बाद आप सभी लोग अनम्यूट करके ग्लोबल गर्ल प्रोजेक्ट का स्लोगन बोलेंगे, जो कि है वी आर ग्लोबल गर्ल्स एंड वी कैन चेंज द वर्ल्ड। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? 1 2 3 Milan Foundation. Stand up, raise your voice, take charge. अब Global Girl Project का We are global girls, we can girls and we change the can change the world. मुझे एक तस्वीर लेनी है सबकी, सभी लोगों की। तो अगर सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर पाए। ओके, सब रेडी है? 1 मिनट मैम। ले ली। थैंक यू सो मच हम सबके साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से आगे इसी तरह की छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स करते रहेंगे और इस डिस्कशन को हम लोग आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।